हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कराने जा रहा हूं क्लास 10th के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ध्यान रखना, अगर आप इन 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कर लेते हो तो लगभग लगभग 3 या 4 क्वेश्चन आपको बोर्ड के पेपर में 100% मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन मैंने इसमें वीडियो में रखे हैं पूरे, तो ये है हमारे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन, जो मतलब पिछली बार आ चुके हैं 2025, 2024, 2023, इनमें आ चुके हैं, वही ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और ये क्वेश्चन ध्यान रखना 4 और 6 नंबर वाले क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय है। ना तो 1 नंबर का आएगा कोई, और ना ही कितने नंबर का आएगा, 2 नंबर का आएगा। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। ठीक है, अगर बेटा आई हो तो पेटी बांध के आप एक तरह से एक जगह पर इस तरह होकर बैठ जाइए, और मैं ध्यान रखना 10 क्वेश्चन इसी वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा, और ढंग से पढ़ना आपको 10 क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला 3x² माइनस का x माइनस के 4 के शून्यक ज्ञात करो और शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करो। मतलब हमसे ये कह रहा है कि जो भी हमें क्वेश्चन दे रखा है इसके मुझे शून्यक ज्ञात करने हैं और इनके बीच संबंध ज्ञात करना है। अब सबसे पहले ये समझना है कि शून्यक होता क्या है। शून्यक मतलब वो होगा जहां से हम x का मान निकालेंगे, मतलब x का जो मान होगा वही मेरा क्या होगा, शून्यक होगा। ठीक है, तो x² है यहाँ पर, तो x के मान होंगे पुत्र 2। जब x के मान 2 होंगे तो शून्यक, इसका मतलब x के मान 2 होंगे तो शून्यक भी कितने होंगे, 2। तो सबसे पहले मुझे यहाँ से x का मान निकालना, तो मैंने लिखा 3x² माइनस का x और माइनस का कितना। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 3 की गुणा करते हैं 4 में। जब 3 की गुणा में 4 में करूंगा तो कितना होगा, 12। अब 12 को हमें ऐसी दो संख्या में तोड़ना है कि घटाने पे बेटा आना चाहिए 1। 4 3 12। अब 12 को हमें घटाने पर 1 आना चाहिए, मतलब 12 को ऐसी दो संख्या में तोड़ना है, घटाने पर 1 आना चाहिए। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 3 12। जब 4 में से मैं 3 घटाऊंगा तो बेटा 1 आएगा। तो यहां पर मुझे दो संख्याएं मिल गई, क्योंकि मुझे इसके शून्य के निकालना, शून्य के निकालने का एक प्रोसेस होता है भाई। 3x² माइनस का 4x माइनस का 3x और माइनस का कितना बेटा, अभी मैंने दो संख्या ली थी 4 और 3। अब यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 गुणा x गुणा x, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3x² माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस 3x और माइनस का कितना। अब मुझे ये देखना कि इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन मतलब सेम संख्या क्या है। तो इन दोनों में मुझे सेम संख्या लग रही है, केवल और केवल x लग रही है बेटा। जब यहाँ से x कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचा, 3x और माइनस का कितना। और एक और चीज, जिन स्टूडेंट को, जिन विद्यार्थियों को, जिन बच्चों को ये क्वेश्चन आता है, तो जैसे मैं पढ़ाता चल रहा हूँ उससे पहले आप सॉल्व करके देख लीजिए। अगर आता है तो करिए, अगर नहीं आता तो इस वीडियो को कंप्लीट करिए। प्लस इसमें क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं, तो यहाँ लिखेंगे बेटा 1, 3x माइनस 4। तो ब्रैकेट वाली संख्या सेम आती है, तो यहाँ पर आई 3x माइनस 4, तो यहाँ बचेगा बेटा x और यहाँ क्या बचेगा 1। तो ये मेरा आ गया x प्लस। यहाँ से मुझे x का मान निकालना, तो मैं क्या करूंगा, इनको 0 के बराबर रखूंगा, तो बेटा माइनस का उधर जाकर हो जाएगा प्लस का, और 3 का बन जाएगा नीचे, तो x का मान आएगा 4/3। एक यहाँ से निकालूंगा, इसको भी मैं 0 के बराबर रखूंगा, तो बेटा एक x का मान आ जाएगा यहाँ से माइनस का। x के आगे मान मेरे पास 2, जो x के मान है ध्यान रखना वही है मेरे क्या, मूल। या तो मूल कह सकते हैं हम, या फिर क्या कह सकते हैं, शून्यक। तो बेटा ध्यान रखना ये दोनों जो है ये है मेरे शून्यक, क्या ये दोनों शून्यक है। ठीक है, तो शून्यक है या फिर मूल है, तो एक को मान लेता हूं मैं अल्फा और एक को क्या मान लेता हूं बेटा, बीटा। अच्छा ऐसा मैंने क्यों माना है, क्योंकि अभी बताऊंगा मैंने अल्फा और बीटा क्यों माना है, और शून्यक अल्फा बीटा ही क्यों। ठीक है, देखो इसने बोला था शून्य ज्ञात करो, तो यहां से मैंने शून्य तो ज्ञात कर दिया भाई। एक शून्य का आएगा 4/3 और एक शून्य का आएगा कितना, माइनस का 1। अब कह रहा है शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध निकालना है, मतलब हमसे कह रहा है इसका संबंध निकालना है, जांच करनी है। संबंधों की क्या करनी है, जांच करनी। तो जांच के लिए समझिए पहले, ध्यान रखना जांच के इसमें दो प्रोसेस होते हैं। जांच के एक हम निकालते हैं मूलों का योग या फिर शून्यकों का योग, और एक निकालते हैं बेटा मूलों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल। दो तरीके से निकालते हैं। कैसे, सबसे पहला जो टाइप होता है, स्टेप होता है,
मुझे निकालना होता है बेटा शून्यकों का योग, जांच करना है, ध्यान रखना, शून्यकों का योग। शून्यकों के योग का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है बेटा माइनस का b अपॉन ए। आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर सेकंड में द्विघात बहुपद जो चैप्टर है उसमें पढ़ा होगा शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस का b अपॉन ए। अच्छा b और a है क्या, अब b और a समझ रहे, जैसे मान लीजिए हमें ये एक दे रखा है द्विघात बहुपद, जब एक द्विघात बहुपद दे रखा है तो इसमें एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है, इसका एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो होगा बेटा a का मान, तो a का मान आ जाएगा बेटा हमारे पास 3, और x का जो गुणांक होता है वो होता है b का मान, तो b का मान आ जाएगा माइनस का 1, और बेटा c का मान होगा अचर संख्या, अचर संख्या कितनी है, अचर है हमारे पास 4, तो c का मान आ जाएगा माइनस का 4। तो a का मान आ गया, b का आ गया और c का आ गया, लेकिन मुझे निकालनी थी जांच, तो जांच के लिए सबसे पहले लिखा है मैंने मूलों का योग माइनस का b अपॉन ए। तो मूलों का योग का मतलब होता है जोड़ना, मूल या शून्यक, तो शून्यक को मैंने माना था एक को बेटा अल्फा और एक को क्या माना था बीटा, अल्फा बीटा तो माना था यहाँ पर, एक को अल्फा एक को बीटा, माइनस b का मान, b का मान है बेटा मेरे पास माइनस का मान। अच्छा पहले इसको ऐसे लिख लो सेम b अपॉन, मैंने भी यहाँ कुछ नहीं किया, बस मूलों का योग रख दिया अल्फा प्लस बीटा और माइनस का b अपॉन। अब ये समझिए अल्फा, अल्फा और बीटा, एक अल्फा बेटा ये रहा और बीटा ये रहा, अच्छा बी और ए, बी ये रहा और ए ये रहा, सब कुछ मान दे रखा है, तो यहाँ पर भी लगा देता हूँ। अगर एलएचएस और आरएचएस दोनों साइड अगर बराबर आती हैं तो हमने जो मूल निकाले थे या शून्य निकाले थे हमारे सही है। अगर सही नहीं है मतलब बराबर नहीं आते तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर हमसे कहीं ना कहीं कोई भी क्या हुई है, मिस्टेक हुई। तो बेटा अल्फा का मान कितना है 4/3 प्लस अल्फा का मान 4/3, बीटा का मान कितना बेटा माइनस का 1 बराबर माइनस बी का मान कितना है, बी का मान है हमारे पास माइनस का 1 बटे और ए का मान बेटा कितना है 3। अब सॉल्व कर दो उसको, इसका लेंगे बेटा लासा, क्योंकि इसके नीचे मैं 1 मान लूंगा, तो यहाँ होगा 3, तो 1 की गुणा 4 में करूँगा तो 4 आएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा और 3 गुणा 1 में करूँगा तो 3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/3। अब इसमें से घटाऊंगा तो ये भी कितना है बेटा 1/3 बराबर 1/3। अब देखो दोनों बराबर आए, अगर ये दोनों बराबर आए हैं तो मैं कह सकता हूँ जो हमने शून्य निकाले थे वो हमारे क्या है सही। तो जांच हो गया पहला स्टेप, मतलब मूलों का योग निकाल दिया, मूलों का योग क्या आ रहा है आपस में बराबर। मुझे एक और चीज क्या निकालनी है, मुझे निकालनी है बेटा मूलों का गुणनफल। क्या निकालना, मूलों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है बेटा सी अपॉन ए, फॉर्मूला होता है ध्यान रखना, जैसे मूलों का योग का फॉर्मूला था ना यहाँ माइनस का बी अपॉन ए, ऐसे गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है सी अपॉन ए। गुणनफल क्या होता है, गुणनफल का मतलब होता है बेटा गुणा करना, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। देखो मेरे पास सबके मान है, अल्फा का मान है, बीटा का मान है, सी का मान है और ए का मान, तो सब फॉर्मूलों को मैं यहाँ लगा दूँ, सबकी वैल्यू में यहाँ लगा दूँ। देखो मैंने इसको कर दे रहा हूँ यहाँ, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान रखना है बीटा का मान रखना, तो अल्फा का मान निकाला था कितना 4/3 इंटू, और बीटा का मान बेटा हमारे पास कितना है माइनस का 1 बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, सी का मान है हमारे पास माइनस का 4 ए का मान है 3। अब देखो गुणा करनी है तो यहाँ को बेटा माइनस का 4/3, यहाँ पे कितना होगा माइनस का 4/3। इसका मतलब यहाँ गुणनफल भी क्या आ रहा है मूलों का बराबर आ रहा है। जब मूलों का गुणनफल और मूलों का योग बराबर आएगा तो कह सकता हूँ हमारी जांच क्या है सही है, या फिर हम कह सकते हैं मूलों का जो हमने शून्य सॉरी द्विघात बहुपद के शून्य के निकाले थे वो हमने क्या निकाले थे सही निकाले थे। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। इतना करना और ध्यान रखना ये वाला क्वेश्चन आपको हर साल मिलता है, हर साल, बस ये द्विघात बहुपद चेंज होगा, हो सकता है यही आ जाए या चेंज हो जाए, तो हमें पहले मूल निकालने हैं शून्य के निकालने हैं, उसके बाद ये और ये करना है। ठीक है सिंपल है, कर सकते हो आराम से। अच्छा इसको बना लीजिए जल्दी, फिर हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है ये देख लेते हैं। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 12 मीटर अधिक है का अर्धपरिमाप 48 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात करो। अब देखो ये इस क्वेश्चन को हम दो टाइप से कर सकते हैं।
अगर आप तीसरे चैप्टर से करना चाहते हो तो तीसरे चैप्टर से भी हो जाएगा, मतलब एक्स और वाई मान के, या फिर आप चौथे चैप्टर से करना चाहते हो चौथे चैप्टर से भी हो जाएगा, जिससे आप कर रहा था उससे हो जाएगा। लेकिन मैं कहूं तो ये पड़ेगा बेटा तीसरे चौथे चैप्टर से इजी। कैसे? तो मैंने एक बना लिया आयताकार भाग, ठीक है। आयताकार भाग में ये होगा बेटा मेरा लंबाई, और ये क्या होगा? चौड़ाई। अच्छा ये क्यों माना? क्योंकि उसने बोला था एक आयताकार भाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 12 मीटर अधिक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 12 मीटर अधिक है, मतलब लंबाई अधिक है किससे? चौड़ाई से। तो बेटा अगर चौड़ाई को x मान लेता हूं तो जो लंबाई होगी इससे 12 मीटर अधिक होगी, 12 मीटर अधिक का हो गया x प्लस 12। कितना बेटा? x प्लस 12, ठीक है। तो यहां मुझे ये लिखना पड़ेगा, माना आयत की लंबाई, सॉरी आयत की चौड़ाई, माना आयत की चौड़ाई। तो बेटा आयत की चौड़ाई को मैंने मान लिया x, क्या मैंने x मान लिया, तो आयत की जो लंबाई होगी उससे 12 मीटर अधिक है ना, इसमें बोला कि 12 मीटर अधिक है, तो हो जाएगा बेटा ये x प्लस 12, मतलब इसमें 12 जोड़ दे, यहाँ मीटर लगाना चाहो तो मीटर लगा दीजिए। डन। का अर्ध परिमाप 48 मीटर है। इसका अर्ध परिमाप, ये बेटा में आयत, तो आयत का पहले होता परिमाप क्या होता है बेटा? इसका जो परिमाप होता है वो होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर ये तो परिमाप है, अगर हम अर्ध परिमाप की बात करते हैं बेटा इसमें से दो क्या कर देंगे हम? हटा देंगे। तो यहां लिख रहा हूं मैं अर्ध परिमाप, यहां लिखा मैंने अर्ध परिमाप, कितना दिया है? 48। अर्ध परिमाप होता क्या है? अर्ध परिमाप में क्या करेंगे? दो हटा देंगे, तो यहाँ आएगा बेटा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब यहां से देखिए ये मैं लिख सकता हूं लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना? 48। जहां पर मुझे लंबाई दे रखी है x, सॉरी लंबाई दे रखी है x प्लस 12 और चौड़ाई दे रखी है मुझे x, और बराबर कितना होगा? 48। लंबाई का मान रख दिया, चौड़ाई का मान रख दिया, दोनों का मान रख दिया। लेकिन मुझे यहाँ से x का मान निकालना, तो मैं क्या करूंगा? x और x जोड़ दूंगा, कितना होगा? 2x। बेटा 12 प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें किसका मान निकालना है? x का। तो x को एक तरफ रखेंगे और सभी संख्याओं को दूसरी तरफ। तो 2x बराबर यहां से आ जाएगा बेटा कितना? 36। 2 से 36 कितने में कटेगा? 18 में। तो यहां से जो x का मान आएगा बेटा कितना आ जाएगा? 18 मीटर। कितना आएगा? 18 मीटर। अब लेकिन हमसे पूछ क्या रहा था? हमसे पूछ रहा था बेटा लंबाई मतलब विमाएं ज्ञात करो। क्या ज्ञात करनी है? विमाएं। विमाएं का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई। तो सबसे पहले ये बताइए लंबाई कितनी की आई? लंबाई थी कितनी मेरे पास? x प्लस 12। तो यहां पर x का मान आया मेरे पास 18, और प्लस कितना होगा बेटा? 12। 18 और 12 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 30 मीटर। आयत की जो लंबाई होगी कितनी होगी? 30 मीटर होगी, ठीक है। अब यहां से चौड़ाई की बात कर लेता हूं। बेटा चौड़ाई को हमने क्या माना था? x माना था, और x का मान हमारे पास कितना है? 18। अब यहां से मेरे पास लंबाई भी आ गई और चौड़ाई भी आ गई। तो बेटा ध्यान रखना इसकी जो लंबाई होगी कितनी होगी? 30 मीटर को, चौड़ाई जो होगी कितनी होगी? 18 होगी। इसने ये भी बोला था कि लंबाई जो है चौड़ाई से 12 मीटर अधिक है। अब ये चीज सोचिए, क्या लंबाई चौड़ाई से 12 मीटर अधिक है? लंबाई अधिक है ना किससे? चौड़ाई से। कितनी अधिक है? 12। तो वही तो बोल रहा था। तो यही हमारे हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। ये था हमारा भाई क्वेश्चन नंबर 2। बनाइए जल्दी। अब इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो और ध्यान रखना ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको इस टाइप का क्वेश्चन 100% करके जाना भाई, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते क्वेश्चन क्या है। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, मतलब इसने बोला दो अंकों की संख्या। सबसे पहले हम समझते हैं दो अंकों की संख्या होती क्या है।
दो अंकों की संख्या तो समझते होंगे क्या होती है, समझते हैं। देखो जैसे मैंने लिखा बेटा 57, 57 कितने अंकों की है, दो अंकों की। जैसे मैंने लिखा 23, एक अंक है, एक अंक, कितने अंक है, दो, तो ये दो अंकों की संख्या। जितनी भी ये होती है मतलब कहां से लेकर 10 से लेकर 99 तक, ये कितने अंकों की संख्या होती है, दो अंकों। जिसमें इधर वाला जो ये होता है इसे बोलते हैं इकाई का अंक, और इसे क्या बोलते हैं बेटा, दहाई का अंक। तो इसमें हम मान लेते हैं कि इकाई का अंक क्या होगा और दहाई का अंक क्या होगा। दहाई का मतलब होता है दूसरे नंबर पर जो संख्या आती है, जिसमें हम 10 की गुणा करते हैं, दहाई, और सैकड़े में हम कितनी गुणा करते हैं बेटा, 100। तो यहां पर ध्यान रखना, मान लेते हैं इकाई का अंक और दहाई का अंक। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। मतलब दो अंकों की एक संख्या है, इसके अगर मैं अंकों को जोड़ूंगा, जब अंकों को आपस में जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 9 आएगा बेटा। तो अब ये बताओ ऐसी कौन कौन सी संख्या है कि जिनको आपस में जोड़ूं तो योग बेटा 9 आना चाहिए। तो जैसे मैं लिखा 54, इनको अगर मैं आपस में जोड़ूंगा तो 9 आएगा। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है 45, इनको भी जोड़ने पर 9 आएगा। या फिर मैंने लिखा 18, या लिखा 81, या फिर लिखा 27, या फिर लिखा 72, या फिर और क्या हो सकता है, या हो सकता है 36 या 63। ये सभी संख्याएं जो हैं इनका योग कितना बेटा, 9 है, और कोई संख्या नहीं है। तो ध्यान रखना आंसर जो आएगा इन्हीं 8 संख्याओं में से कोई ना कोई सा एक आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है बेटा, देखो इसने बोला है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, मतलब योग हमें 9 दे रखा है। इसी संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, संख्या क्या है। तो देखो अगर दो अंकों की संख्या का एक क्वेश्चन आ जाए कोई भी, तो इसमें हम क्या करते हैं समझ लीजिए। इसमें मान लेते हैं बेटा, माना इकाई का अंक, इकाई का अंक बराबर x, और यहां होगा बेटा दहाई का अंक बराबर, दहाई का अंक को मान लेते हैं भाई, इकाई का अंक और दहाई का अंक। तो एक चीज समझनी पड़ेगी कि दो अंकों की जो संख्या होती है, दो अंकों की संख्या जिसमें इकाई का अंक तो x होगा, लेकिन दहाई, दहाई का मतलब है उसमें कितने गुणा करनी है, 10 के। तो इकाई का अंक तो x है, लेकिन मुझे दहाई में कितने गुणा करनी है, 10 की गुणा करनी है, और किस में करनी है, y में। तो ध्यान रखना इनको जोड़ के तब बनती है संख्या। ये है भाई हमारी दो अंकों की संख्या। अब ये नहीं पता ये कौन सी संख्या है, लेकिन हम याद रखेंगे कि दो अंकों की संख्या को हम मानते इस रूप का 10y+x। ठीक है। अच्छा जिसमें इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है, मतलब ये अंक है और ये संख्या है, ये याद रखो बस। क्या बोला है, अंकों का योग 9 है बेटा। अंक तो अंक तो x और y है, इनका योग में लिख सकता हूं x प्लस y, और बराबर कितना 9। तो मैं लिखे इसे मान लिया समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत, x प्लस वाई, इकाई मतलब अंकों का योग 9 है। 9 योग क्यों प्लस क्यों आया, क्योंकि योग बोला इसने। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है, इस संख्या का 9 गुना। अब ये बताइए मेरे पास संख्या है कौन सी, मेरे पास संख्या ये है ना, इसने बोला इसका 9 गुना। तो इसका 9 गुना क्या होगा, तो इस संख्या को मैंने लिखा है ऐसे करके, तो बेटा इसका कितने गुना, 9 गुना। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। मतलब संख्या के अंकों को मुझे पलटना है। जैसे यहां था 57, 57 को ऊपर पलटूंगा तो कितना आएगा, 75 तो आएगा। मतलब x की जगह y और y की जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो यही कहना चाह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर, संख्या के अंकों को पलटूंगा तो x की जगह y हो जाएगा और y की जगह क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा x। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर, संख्या के अंकों को पलट दिया, पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना। मतलब ये जो संख्या है इसका क्या है, 2 गुने के बराबर है, ये बनेगा। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या कितने गुना है बेटा, 2 गुना। तो संख्या क्या करनी है, संख्या का मतलब हमें इसका मान निकालना। तो यहाँ से x का मान चाहिए और y का मान चाहिए। x और y का मान निकालने के बाद इसमें रख दूंगा तो यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा। कैसे, इसको सॉल्व करो बेटा, गुणा करते हैं 90y प्लस 9x। मैं पहले कह रहा हूँ अगर किसी को सॉल्व करना आता है तो सबसे पहले आप सॉल्व करिए,
जहां गलती होती है फिर मैं वो सॉल्व कराऊंगा, उसको सही कराऊंगा। जितना आता है आपको करते चलिए। बराबर, यहाँ गुणा करो बेटा, 20x + 2y। मुझे x और y को इधर लेके आना सबको, तो ये 9x तो है ये मेरा, प्लस का है, उधर किसका होगा माइनस का, ये 90y इधर ही है ये बेटा, प्लस का इधर आके माइनस का। इसमें से जब मैं घटाऊंगा तो आ जाएगा 11x, इसमें घटाऊंगा तो बेटा ये बचेगा प्लस का 88y बराबर कितना। अब क्या करना है, इस समीकरण में 11 से भाग कर दूं। जब मैं 11 से भाग कर दूंगा तो यहाँ से समीकरण छोटा बन जाएगा। 11 से भाग लिख लेना भाई, 11 से भाग। 11 से भाग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समीकरण छोटा होगा, अगर भाग भी ना करो तो भी कोई समस्या नहीं, फिर भी हम आंसर निकाल सकते हैं, फिर भी सही आएगा। जब मैं 11 से भाग करूंगा तो यहाँ आएगा बेटा माइनस का x, 11 से 11 कट जाएगा, प्लस 11 से भाग करूंगा तो कितनी बार जाएगा 8 बार, और 11 का भाग जब मैं 0 में करूंगा तो कितना आएगा बेटा 6 बार। तो इसे मैंने मान लिया समीकरण नंबर 2। और समीकरण 1 था मेरे पास x + y = 9। ठीक है, जब मेरे पास 2 समीकरण आएगा तो यहाँ से मैं x और y का मान निकाल सकता हूँ। कैसे, x और x जब मैं इनको आपस में जोड़ूंगा तो कट जाएगा क्योंकि एक प्लस है एक माइनस का है, y और y जुड़ जाएगा, 8 ये और 1 ये, कितना हो गया 9 बराबर 0 में जब मैं 9 जोड़ूंगा तो कितना आएगा बेटा 9 आ, और 9 कम बन जाएगा नीचे, तो y बराबर हो जाएगा 9 और बट्टे में कितना 9 से 9 कटेगा कितनी बार 1 बार। y का मान तो आया भी मेरे पास 1, मुझे किसका मान और चाहिए x का, तो क्या करेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर लिख लेना भाई। तो समीकरण 1 है कहाँ, समीकरण 1 था बेटा मेरे पास ये x + y = 9, तो यहाँ लिख दिया मैंने x + y = 9। यहाँ पर y का मान मुझे 1 रखना है, प्लस का उधर जा किसका हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ से जो x का जो मान आएगा वो आएगा बेटा मेरे पास 8, मतलब x का भी मान आ गया और y का भी मान आ गया, लेकिन मुझे x और y का मान नहीं चाहिए, मुझे चाहिए बेटा संख्या। क्या चाहिए संख्या, और संख्या को मैंने किस रूप का माना था 10y + x, इसका मतलब मुझे x और y का मान इसमें रखना है। x और y का मान जब मैं इसमें रखूंगा तो वहां से जो आएगी वो मेरी संख्या होगी, तो इसमें रख देता हूँ यहाँ पर। देखो मुझे संख्या निकालनी है ना, संख्या थी हमारी कौन सी 10x + y बराबर 10 गुणा x का मान कितना है, सॉरी 10y + x, उल्टा कर दिया मैंने, 10y + x इंटू y का मान कितना आ रहा है बेटा 1 आ रहा है, प्लस x का मान 8 है, तो 10 + 8 और 10 और 8 कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से जो आंसर आएगा वो कितना आएगा हमारा 18 आ जाएगा। ठीक है, ये था भाई हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो यहाँ से 2 अंकों की संख्या होगी वो कितनी होगी 18 होगी, और जिसके अंकों का योग कितना होगा बेटा 9। डन, ठीक है बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जब तक बनाइए इसे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 4, देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अच्छा क्वेश्चन है। और ध्यान रखना जितने मैंने क्वेश्चन रखे हैं सब के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड के पेपर में 2-2, 4-4, 6-6 बार पूछे गए। और अगली बार से मैं ये भी क्या करूंगा कि यहां से लेकर यहां तक, मतलब ये कौन कौन सी सन में आया है 2021, 22, 23, 24, 25 कब कब आया है, ये मैं आपको इसमें बता दिया करूंगा। ठीक है, लेकिन इस बार इसी तरह से कर लीजिए कंप्लीट कि कौन सा क्वेश्चन कितने साल आया है, कौन कौन से साल आया। दो क्रमागत, देखो एक शब्द आया क्रमागत, आइए बढ़ते हैं आगे। धनात्मक, धनात्मक का मतलब होता है बेटा पॉजिटिव। पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग, मतलब बेटे एक शब्द बोला इसमें वर्ग और एक क्या बोला योग, ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें। क्या क्या, दो क्रमागत, क्रमागत संख्या होती है बेटा वो जो लगातार होती है, मतलब अगर मान लीजिए मैंने संख्या क्रमागत बतानी है, तो अगर मेरे पास कोई भी संख्या 10 है तो बेटा अगली संख्या जो होगी क्रमागत वाली वो 11। क्यों, क्योंकि क्रमागत बोला, क्रमागत का मतलब होता है अगली वाली संख्या, सेम बिल्कुल डिक्टो अगली वाली। ठीक है, तो यहां पर मुझे संख्या माननी पड़ेगी, मुझे संख्या नहीं पता
तो मैं क्या करूंगा, माना या तो मैं छोटी संख्या मान लू या पहली संख्या मान लू, पहली संख्या बराबर x। अगर मान लीजिए ये 10 होता तो अगला 11 होता, 20 होता तो 21 होता, 55 होता तो 56 होता, मतलब एक बढ़ा देते। जब मैंने x माना तो दूसरी वाली जो संख्या होगी बेटा इसमें एक बढ़ जाएगा, दूसरी संख्या आएगी कितनी, x+1। ठीक है। अच्छा ये अगर दो क्रमांक, धनात्मक का मतलब बेटा पॉजिटिव संख्या लेनी है, जिनके वर्गों का मतलब सबसे पहले क्या बोला, वर्ग, इनका मुझे वर्ग करना है और उनका क्या करना है, योग। कितने के बराबर है, मतलब इसका वर्ग 365 के बराबर है। तो बेटा क्या करूंगा मैं, इसका वर्ग कर दिया मैंने ये, ठीक है, और इसका वर्ग करूंगा तो इसका वर्ग कर दिया मैंने ये, और इनका क्या, योग। और बेटा किसके बराबर है, किसके बराबर है, 365 के। डन। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसने बोला था दोनों के वर्गों वर्गों का योग 365 है। तो इसको करेंगे क्या बेटा, x का तो x स्क्वायर रहेगा, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, और a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस होता है बेटा 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1, और बराबर कितना आएगा 365। अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये होगा बेटा 2x स्क्वायर प्लस का, इसको पहले लिख देता हूँ, इसको बाद में लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे कर लो। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक द्विघात बहुपद मिलेगा, मतलब द्विघात समीकरण मिलेगा, सॉरी। तो यहाँ होगा बेटा 2x प्लस यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होगा, बराबर कितना, अच्छा बराबर का है, इधर लेके आ रहा हूँ मैं, इधर क्यों लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे द्विघात समीकरण बनाना है, और द्विघात समीकरण क्या होता है बेटा, जिसमें सभी संख्या इधर होती है, बराबर में क्या होता है, 0 होगा। तो माइनस का हो जाएगा ये, तो थोड़ा सॉल्व करते जोड़ते घटाते हैं, इसमें से घट जाएगा तो माइनस का बचेगा बेटा 364 बराबर 0। अब देखो इसको हमें सॉल्व करना है, लेकिन सॉल्व करने से मैं थोड़ा सा ये कर सकता हूँ, इसमें अगर मैंने 2 का भाग कर दिया तो क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। अगर मान लीजिए तुम ऐसे ही करते हो थोड़ा बड़ा रहेगा, लेकिन अगर मैं 2 का भाग कर देता हूँ, 2 से अगर मैं भाग कर दूंगा तो यहाँ पर बेटा समीकरण छोटा बन जाएगा थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर 2 से 2 कटेगा, यहाँ 2 से कटेगा तो कितना बचेगा, केवल x, इसे जब 2 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 1, 1 बचा, 2 8 16 और 2 3 4, ये 4 है, ध्यान बराबर कितना, ये बन गया मेरे पास एक द्विघात समीकरण, जो मैंने अभी पहला क्वेश्चन बताया था, बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना, लेकिन उसमें बराबर नहीं था, इसमें बराबर है, सेम वही प्रोसेस है। 182 को अब हमें ऐसी दो संख्या में तोड़ना है कि बेटा घटाने पे 1 आना चाहिए, 182 को ऐसी दो संख्या में तोड़ना है, घटाने पे कितना आना चाहिए, 1। तो यहाँ पर भी बेटा इसके गुणनखंड कर लेता हूँ, 2 से तोड़ा बेटा मैंने 9 और 1, 7 से तोड़ूंगा, 7 एकम 7, 3 से तो कटेगा नहीं है ना, 5 से कटेगा तो 7 से काटना पड़ेगा, 7 एकम 7, 2 7 21, अब 13 13 से कटेगा, मतलब घटाने पे 1 आना चाहिए। अगर मैं 7 की गुणा 2 में कर दूं तो बेटा कितना आएगा, 14, 14 में से अगर मैं 13 घटाऊंगा तो 1 ही तो आएगा, बस सिंपल है, मिल गया। एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ आएगा बेटा 14x माइनस का 13x और माइनस का 182 बराबर कितना बेटा 0। ठीक है, तो करते हैं आगे, देखो इसको भी सॉल्व करो, ब्रैकेट हटाना है यहाँ से, तो मुझे यहाँ बन जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर और ये है बेटा प्लस का 14x माइनस का 13x और ये था माइनस का 182 और बराबर आएगा बेटा कितना 0। लेकिन एक चीज याद रखना, जब हम ब्रैकेट में संख्या रखते हैं तो पहले हम बड़ी संख्या रखेंगे और बाद में क्या रखेंगे, छोटी संख्या रखेंगे। अगर मेरे इस वाले प्रोसेस से आप पढ़ रहे हो तो, अगर आपको दूसरा तरीका आता है तो आप उससे करिए, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा ही वाला तरीका करिए, तरीका सब सही है, मतलब बस क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोई सा भी लगाओ तरीका। ठीक है, और मैंने ज्यादातर देखा भी है कि कुछ स्कूल वाले टीचर क्या करते हैं कि जो उन्होंने पढ़ाया है बस उनको वही तरीका चाहिए। भाई एक बच्चा पता नहीं कहाँ कहाँ पढ़ता है और कहाँ कहाँ से कौन कौन सा फॉर्मूला कौन कौन सा टाइप पढ़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई कि तुम वही फॉर्मूला लगाओ या वही टाइप लगाओ। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमें तरीके आते हैं आप कोई सा भी तरीका लगा लो, बस बशर्ते तरीका सही होना चाहिए और उसका आंसर सही आना चाहिए। मैं ये लगा रहा हूँ, शायद हो सकता है आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये तरीका ना आता हो, आपको दूसरा आता हो, तो आप उससे करिए। ठीक है, और शायद
कुछ बच्चों को ये बेस्ट लगता है या कुछ बच्चों को अपना बेस्ट लगता है, जो आपको बेस्ट लगता है उससे करिए। फालतू में ये मत सोचिए कि ये हमारा सही है या ये हमारा गलत है या उसका गलत है या इसका गलत है, कुछ भी नहीं है। आपको दूसरा आ रहा तो दूसरे से करिए और हमारा आया तो हमारे से करिए, ठीक है। बड़ा बड़ा इसमें मैं क्या करूंगा, x कॉमन ले लूंगा, तो यहां से क्या होगा बेटा, x प्लस 14 बचेगा। यहां से लूंगा बेटा माइनस का 13 कॉमन, क्योंकि 13 यहाँ पर भी और 13 यहाँ पर भी, क्योंकि 13 गुणा 14 182 होता है, अभी मैंने निकाला था 13 गुणा 14 182। तो यहाँ से x, जब मैंने माइनस बाहर लिया तो प्लस ही तो बचेगा, जब मैं 13 बाहर ले लिया 182 लिख सकता हूँ मैं 13 गुणा 14, जब 13 बाहर आ गया तो 14 बचेगा। अब ब्रैकेट में रख दी, देखो x प्लस 14 और x प्लस 14 सेम है, तो ये मैंने एक ब्रैकेट में रख दिया। दूसरा होगा बेटा x माइनस 13, आप इनको 0 के बराबर रख दो, दोनों को यहाँ से x के मान निकाल दो। एक आएगा बेटा x का मान 14 माइनस का x माइनस 13 बराबर 0, ये माइनस का उधर जाके किसका होगा, तो एक x का मान आ जाएगा 13, ठीक। अच्छा लेकिन हमसे पूछ क्या रहा था बेटा, हमसे पूछ रहा था धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कर दें, दो धनात्मक पूर्णांक। अब मेरे पास लेकिन x का मान आया, अब मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूं बेटा, अब ये बताओ कि x के मान हम दोनों ले सकते हैं, केवल एक लेंगे कोई सा? क्या x का मान हम 14 ले सकते हैं माइनस वाला? नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि उसने पहले एक शब्द बोला था, क्या शब्द बोला था, धनात्मक संख्या लेनी है, तो इसका मतलब ये क्या रहा है, ऋणात्मक, मुझे ये वाला मान नहीं चाहिए। तो x का मान कितना आया है 13, मतलब मैं कह सकता हूं x क्या था, हमारी पहली संख्या, तो पहली संख्या आ गई 13, तो अगली वाली क्या होगी 14, तो ये लिखूंगा यहाँ पहली संख्या। पहली संख्या को बेटा मैंने x माना था और x का मान आया मेरे पास 13, तो यहां से दूसरी संख्या होगी एक बढ़ की तो होगी ना, जब बेटा दूसरी संख्या निकालूंगा तो वो आ जाएगा मेरे पास 14, ठीक है। ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ये था क्वेश्चन कौन सा बेटा, चौथा, ठीक है। बढ़ते भाई क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, एक बार बना लीजिए इसे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये पिछली बार आया था बोर्ड के पेपर में, इसको देखिए। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5वां है, एपी 3 8 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद। एक चीज समझिए, जैसे अब तक हमने पढ़ा था कि 3 5 कितना है, 3 8 13 डॉट डॉट 15वां पद निकालो। कौन सा पद, 15वां। लेकिन 15वां जब हम पद निकालते थे वो बेटा हम शुरुआत करते थे पहले से, इधर से शुरुआत करते थे। लेकिन ये क्वेश्चन उल्टा बिल्कुल, क्या, एपी 3 8 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से, मतलब इस पद से 20वां पद निकालना, मतलब हमें उल्टा चलना है, ऐसे 20वां पद, इधर से 20वां पद को आया होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो बस कुछ नहीं करना, अगर अंतिम पद से पूछ ले तो उल्टा पूछ रहा है ना, उल्टे का मतलब है इस एपी को भी हम क्या कर देंगे, पलट देंगे, बस और कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है। देखो कैसे, अगर अंतिम पद से पूछे तो बस एपी को पलट दो, कैसे बेटा, ये आ गया 253 डॉट 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 कितना आएगा बेटा, 13 8 और कितना 3। अब यहां से मुझे कौन सा पद निकालना बेटा, यहां से निकालना कौन सा पद, 20वां पद निकालना। कौन सा निकालना, 20वां। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जहां से मुझे एन का मान दिया है 20, कहां से दिया है, क्योंकि मुझसे क्या पूछ रहा था, 20वां पद पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था मुझसे, 20वां पद। तो एन का मान तो 20 आ गया। यहां से बताओ ए का मान, अब देखो कुछ बच्चे गलती कर जाते हैं, ए का मान मान लेते कितना 3, ए का मान 3 नहीं बेटा, ए का मान ये होगा, क्यों, क्योंकि मैंने एपी को पलट दिया है। जब एपी को पलटा है तो ए का मान आ जाएगा 253। अब यहां से डी का मान निकालना, डी का मान क्या करते हैं, अगले पद में से पिछला पद माइनस करते हैं, मतलब इसमें से मुझे इसको घटाना है, ऐसे तो करते थे हम। तो डी घटाने के क्या करूंगा, 8 माइनस 13, जब 8 में से 13 घटाऊंगा तो यहाँ आ जाएगा बेटा डी का मान, डी का मान कितना आ गया, बस लगा दीजिए, ए का मान है, डी का मान है, एन का मान है, इसमें लगा दो, आंसर आ जाएगा। कौन सा पद, अंतिम पद से 20वां पद आ जाएगा। लेकिन वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अंतिम पद से आएगा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग स्टार्टिंग से 20वां पद आएगा। समझ पा रहे हैं ना, ठीक बेटा। अंतिम पद तो मतलब 20वां पद निकालना, तो ए 20, एन का मान मैंने 20 रखा, ए का मान, ए का मान बेटा 253 प्लस एन का मान, एन का मान 20, 20वां पद निकालना था, इंटू
डी का मान बेटा -5 करो भाई। 253 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो यहाँ बचा 19 और 19 गुणा 5 पे डाइट करते तो 19 पंजे होता है बेटा 95। जब इसमें से इसे घटाऊंगा तो यहाँ आ जाएगा बेटा 8, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 1 आएगा ना। चेक कर लेना भाई प्लस माइनस में कहीं मिस्टेक ना हो। तो ये होगा हमारा इस क्वेश्चन का क्या आंसर। ये कौन सा पद है बेटा, अंतिम पद से 20वां पद है। बस कुछ नहीं करना, यहाँ पर लिखना है बेटा एपी को पलटने पर। ये चीज तुम्हें लिखनी है जरूर, एपी को पलटने पर, पलटने पर। और रीजन हमें पता चलेगा क्यों पलट रही है, इसलिए पलट रही है, अंतिम पद से निकालना है। ठीक है, बस सिंपल सा था। लेकिन ध्यान रखना ये भी हमारा 6 नंबर में क्वेश्चन आता है, 1-2 नंबर का नहीं, पूरे 6 नंबर का बना इसको। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 आगे बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमसे कह रहा है ए के निर्देशांक ज्ञात करने, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। तो मुझे एक पॉइंट मिल गया, एक वृत्त है, ठीक है चलो, जहां पर वृत्त का व्यास क्या है, ए बी है। तो मैंने इसे ए मान लिया बेटा और इसे क्या मान लिया बी। और बीच में हमें पता है क्या होता है, वृत्त में केंद्र होता है, क्योंकि इसने व्यास बोला, ए भी व्यास है, जिसका केंद्र 2, -3 है। तो मतलब केंद्र दे रखा है ये वाला बेटा 2, तथा बी के निर्देशांक 1,4 है। किसके निर्देशांक, बी के 1,4। तो किसका मान निकालना है, ए का। और ध्यान रखना ए का मान निकालने के लिए हम पहले वाले को क्या मानते थे, x1 और क्या y। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। इसको बेटा हम मध्य बिंदु से भी कर सकते हैं और एक विभाजन सूत्र से भी कर सकते हैं। मध्य बिंदु से कैसे, क्योंकि मुझे पता है कि ए बी एक वृत्त का व्यास है। जब ये वृत्त का व्यास है तो केंद्र जो होता है बिल्कुल मध्य बिंदु में होता है, केंद्र में पता मध्य बिंदु में होता है। जब ये मध्य बिंदु में, तो ये कह सकता हूँ कि ये वाली दूरी और ये वाली दूरी आपस में जैसी बराबर है, तो बराबर का मतलब मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर एक तो मध्य बिंदु से लगा सकते हैं। एक विभाजन सूत्र से कैसे, विभाजन सूत्र का फॉर्मूला होता है x, y बराबर mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, इस टाइप का जो होता है। तो यहाँ से जो अनुपात जो आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, दोनों का जो अनुपात होगा वो समान होगा, क्योंकि ये वाली दूरी और ये वाली दूरी आपस में बराबर है। जब दोनों दूरियां बराबर हैं तो अनुपात भी क्या होगा, बराबर। तो इजी हमको मध्य बिंदु से रहेगा, तो मैं मध्य बिंदु से निकालूंगा। ठीक है, तो इसको मैं कुछ नाम दे देता हूं, नाम दे देते हैं बेटा पी दे दो, कुछ भी दे सकते हो आप। मैं यहां लिख सकता हूं कि ए बी का मध्य बिंदु कौन है बेटा, क्या माना है मैंने, पी है। ए बी का मध्य बिंदु क्या है, पी है। ठीक है, तो ये जो होता है मध्य बिंदु हमारा होता है ये बेटा एक्स, और ये क्या होता है वाई, और इसे हम क्या मानते हैं x1 और क्या वाई। ठीक है, तो यहां से मुझे सॉरी x2 y2, ये x2 y2 होगा, दूसरा बिंदु है नहीं x2 y2। मुझे x1 और y1 का मान निकालना। तो देखो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2 बट्टा 2, ये x के लिए होता है, और y के लिए क्या होगा, y बराबर y1 प्लस y2 बट्टे में कितना, डन। ठीक है, अब यहाँ से मुझे सबकी वैल्यू रखनी है, जिसकी वैल्यू दे रखी है मुझे वो रखनी है, वहां से जो निकालना वो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास। कैसे, x की वैल्यू बेटा, x की वैल्यू है मेरे पास कितनी, 2, तो मैंने यहाँ 2 रखा। तो पहले मैं x का ही मान निकाल देता हूँ। x1 की वैल्यू निकालनी प्लस x2 का मान देखिए कहाँ है बेटा, x2 का मान है मेरे पास कितना, 1, बट्टे में कितना आएगा बेटा, x1 का मान निकालना तो 2 की गुणा इधर कर दीजिए, 2 दूनी कितना आ जाएगा 4 बराबर x1 प्लस 1 प्लस का दरा के मान इसका। तो x1 का जो मान आएगा पुत्र हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन अभी मेरे पास x1 का आया है, किसका और निकालना है, y1 का। x और 1 और y1 को मिलाकर एक बिंदु बनेगा, जिसे हम निर्देशांक भी बोलते हैं, और वो निर्देशांक किसका होगा, a का होगा। इसका मतलब मुझे y का मान और निकालना है, सॉरी y1 का, y का मान दिया है -3, y1 का मान निकालना है बेटा। y2 का मान देखो उधर कितना है 4,
बट्टे 2, इसकी गुणा इसमें कर दो, 3 दूनी 6 बराबर y1 प्लस 4, प्लस का इधर आके माइनस का, तो यहाँ होगा बेटा माइनस का 6 और ये भी हो जाएगा माइनस का, क्योंकि प्लस का उधर पक्षांतर करते तो माइनस का हो जाता है, तो y1 का जो मान आ जाएगा यहाँ से कितना आएगा माइनस का 10, मतलब x1 आ गया y1 आ गया, लेकिन हमसे पूछ कर रहा था बेटा बिंदु A के निर्देशांक, तो बिंदु A है क्या x1 y1, तो मैं यहां कह दूंगा x1 का मान कितना है 3, बेटा y1 का मान कितना माइनस का 10। ये किसके निर्देशांक हैं, ये है बेटा हमारे A के बिंदु A के निर्देशांक, ये होगा हमारा इस क्वेश्चन का, ठीक है। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी बनाइए, और अच्छा क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कई बार आपको बोर्ड के पेपर में देखना, पिछले पेपरों को उठाकर एक आंसर उठाकर देखना, उसमें देखना ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कभी 4 नंबर का पूछा गया तो कभी 6 नंबर का पूछा गया, ठीक है, 4 में भी आता है और ये 6 में भी आता है। आगे देखिए बेटा, जल्दी बनाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, एक बहुमंजिल भवन, बहुमंजिल भवन का मतलब है बहुत सारी मंजिलों वाला एक भवन, उसे बहुमंजिल बोलेंगे। तो मैंने मान लिया बेटा एक बहुमंजिल भवन, यहाँ इसको मान लिया मैंने बहुत बड़ा मंजिल, कई मंजिल है इसमें, तो इसको मैंने दे दिया नाम बहुमंजिल, बहुमंजिल भवन, ठीक है। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, किससे देखना है बेटा, शिखर, तो ये शिखर होता है और ये क्या होता है पाद बिंदु होता है, ठीक है, या फिर तल होता है, वो शिखर होता है, ये तल होता है, तल कह सकते हैं या इसे पाद बिंदु कह सकते हैं। शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनुकोण, इसने बोला है कि यहां से कोई भी एक बंदा देख रहा है, एक भवन और है, तो मैंने यहां पर एक ऐसे करके लाइन खींच दी, सीधी है, एक भवन और है, लेकिन ये वाला भवन बेटा कितने का 8 मीटर का भवन है, कितने मीटर का है 8 मीटर। इसने बोला है कि इसके शिखर से देखने पर, इसके शिखर से देखने पर क्या क्या बोला है, भवन के शिखर और तल, शिखर से देखने पर शिखर और तल के अवनमन कोण 30 और 45 है, मतलब इसने बोला है कि यहां से अगर मैं इसको मिलाऊंगा तो बेटा ये आएगा मेरा 30 का, और यहां से जब मैं इसको मिलाऊंगा तो ये आएगा मेरा 45 का, लेकिन अवनमन कोण है, तो यहां से जो बनेंगे ये उन्नयन कोण बनते हैं, अवनमन कोण के लिए क्या करूंगा, यहां से एक रेखा खींच लूंगा बेटा मैं ऐसे करके, ये वाला जो होगा ये होगा मेरा कितने का 30 का, और जो बड़ा वाला कोण होगा ये कितने का होगा 45 का। तो एकांतर अंतःकोण से याद रखना, एक लाइन में और खींच दे रहा हूं इसमें, जैसे मैंने यहां से एक लाइन खींची ऐसे करके, तो एकांतर अंतःकोण से जितना ये वाला कोण है, ये वाला, ये जो 30 का जो रेखा आ रही है, ये वाली रेखा, जितना ये कोण है उतना ही ये कोण होगा, कितने का, ये भी होगा बेटा मेरा 30 का, और ये 45 का, तो एकांतर अंतःकोण से ये भी कितने का होगा हमारा 45 का, बस इतना बनना है डायग्राम, ठीक है। आगे बढ़ते क्या कह रहा है, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब ये कह रहा है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई यहां से लेकर यहां तक ऊंचाई निकालनी है, और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो मुझे क्या दे रखा है, केवल ये दे रखा है बेटा 8 मीटर, जब ये 8 मीटर ध्यान रखना, ये भी सीधा जाएगा तो ये भी कितने का होगा हमारा 8 मीटर, थोड़ा सा नहीं बना, लेकिन आपको सीधे ही बनाना है, ध्यान रखना, ठीक है, ये भी 8 मीटर का, मुझे इसका मान निकालना है, और यहां से लेकर यहां तक का मान निकालना, लेकिन यहां से लेकर यहां तक का मुझे पता है, ये बेटा हमें पता है दे रखा है 8, ये मुझे 8 दिया है, क्या मैं इसको कुछ मान नहीं सकता, तो मैंने इसको मान लिया h, ऊंचाई है ना, तो ऊंचाई को मैंने इसको मान लिया h, कुछ ना कुछ तो होगी भाई, कुछ ना कुछ तो आएगी जब कुछ ना कुछ है तो, और यहां से लेकर यहां तक ये भी नहीं पता, तो मैं इसे मान लेता हूं बेटा क्या x, बस इतना सा काम करना है पहले आपको, ठीक है। अब इसका नामकरण कर दीजिए भाई, नामकरण मतलब यहां से नाम डाल दीजिए a b, और यहां डाल देता हूं मैं c d, और कुछ डालना, और यहाँ डालना बेटा e, ये हो गया इसका नाम।
मुझे यहाँ से x का मान चाहिए और x का मान चाहिए, बस दो काम चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो सबसे पहले मुझे कोई ना एक त्रिभुज लेना पड़ेगा। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। कोई सा भी एक समकोण त्रिभुज ले लीजिए। इसमें मुझे समकोण त्रिभुज दिख रहा है बेटा दो। देखो एक और चीज, जब भी x का तो ये भी कितने का होगा? x का। तो मैं यहाँ पर एक और लाइन बना देता हूँ, इससे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होगा ये बेटा कितने का होगा? x का। क्योंकि ये x का तो ये भी x का होगा। ये 8 का था तो ये भी कितने का था? 8 का। ये आयताकार भाग बन गया। देखो मुझे ये एक त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज का नाम क्या है? सी डी ई। त्रिभुज सी डी ई में ये वाला कोण 90 का है, तो इस त्रिभुज से पहले मैं किसी ना किसी का मान निकाल सकता हूं। पहले सॉल्व करते हैं और ध्यान रखना समकोण त्रिभुज ही लेने पड़ते हैं। तो यहाँ लिख रहा हूं बेटा मैं हल। चलो कलर चेंज करते हैं, यहाँ लिखना हल। सबसे पहले मुझे लेना त्रिभुज सी डी ई में, सी डी ई में। और एक चीज समझना, सी डी ई में देखो ये बेटा ये दे रखा मैं लंब और ये क्या है? आधार। मुझे कर्ण से कोई भी मतलब नहीं है। मुझे देखो लंब का मान निकालना और आधार का मान निकालना, कर्ण से कोई काम नहीं है। तो लंब और आधार साइन में होंगे, कॉस में या टेन में। तो ये मुझे बताया किस में होते हैं? टेन में। ये चैप्टर 8 में आपने ढंग से पढ़ा होगा, लाल बट्टे का कर्ण से बोलते हैं। तो लंब और आधार बेटा ये होते हैं टेन में। तो यहाँ पर लगाऊंगा टेन थीटा। क्या फॉर्मूला लगाऊंगा? टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है बेटा लंब बट्टे आधार। लंब का मान नाम क्या है? लंब का नाम है सी डी। सी डी। आधार का नाम क्या है? सी। टेन, यहाँ से थीटा का मान मुझे दिया है 30, तो 30 रख दूंगा। सी डी का मान दिया है h और इसका मान दिया है x। टेन 30 का मान होता है बेटा 1/10√3। ये तो सिंपल है, कर लोगे आराम से। तो यहाँ से मैं x का या h का किसी एक का मान निकाल देता हूँ। तो मैं x को ऊपर लेके जा रहा हूँ, इसको लेके जा रहा हूँ इधर। जब इसको इधर लेके आया तो यहाँ हो गया x और इधर क्या हो जाएगा? √3h। इसे मैंने मान लिया समीकरण नंबर 1। यहाँ से ना तो मेरे पास x का मान आया ना ही h का मान आएगा, लेकिन मैं कह सकता हूँ x का मान h के पदों में आ गया। ठीक। तो अब मुझे इसमें एक दूसरा त्रिभुज और लेना पड़ेगा। और दूसरा त्रिभुज कौन सा होगा? दूसरा त्रिभुज वो होगा जिसमें हमारा एक कोण 90 अंश का होगा, मतलब समकोण त्रिभुज होगा। तो देखो एक तो ये त्रिभुज ले लिया था मैंने। क्या हम इस त्रिभुज को ले सकते हैं? ए ई डी। देखो ए ई डी ये है, इसमें कोई भी कोण 90 अंश का नहीं था। देखो ये वाला भी 90 का नहीं है, ये वाला भी 90 का नहीं है, और इन दोनों को मिलाकर ये भी 90 का नहीं है। तो कोई सा भी 90 का नहीं, इसको नहीं लेना। तो इसका मतलब हमारे पास बचा ये ए बी डी। कौन सा बचा? ए बी डी त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, त्रिभुज ए बी डी में। ए बी डी में वही, ये आधार है और ये क्या बेटा हमारा? लंब। तो आधार और लंब किसमें होते हैं? टेन में। तो यहां पर भी फॉर्मूला लगाऊंगा टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब का नाम है बी से लेकर डी तक, बी डी। सही है। और आधार का नाम बेटा आधार है ए बी। सॉल्व करते हैं आगे। तो टेन, यहां पर थीटा का मान दे रखा पुत्र 45 बराबर बीडी का मान। बीडी का यहां से लेकर यहां तक बेटा ये 8 है और एच, और 8 और एच को जोड़ दूंगा। 8 प्लस एच बटे आधार कितने का? एक्स। कितने का? एक्स। और यहां लिखूंगा मैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है? x का मान √3h में यहाँ रखूंगा। √3h क्यों रखूंगा? इसलिए रखूंगा कि मुझे यहाँ से x और h किसी न किसी का मान निकालना। 10 का मान होता है 1 बराबर 8 प्लस h बटे x का मान आ जाएगा बेटा कितना? √3h। तो यहाँ होगा √3h बराबर 8 प्लस h। h का मान निकालना तो h को इधर ले लीजिए, माइनस का h बराबर 8। इसमें से कॉमन क्या है? घटेगा तो है नहीं है, तो कॉमन ही आएगा केवल। √3 माइनस 1 बराबर 8। ये कहाँ पहुंच जाएगा? नीचे। तो यहाँ से हो जाएगा बेटा 8 बट्टे √3 माइनस का 1। आंसर यही हो जाता, लेकिन थोड़ी सी एक समस्या है। समस्या क्या है कि रूट में, मतलब बट्टे में क्या आ रहा है? रूट आ रहा है। जब हर में रूट आता है तो उसका बेटा हम करते हैं हर का परिमीकरण। परिमीकरण का मतलब है इसी के हम ऊपर नीचे गुणा करते हैं। लेकिन यहाँ पर बेटा क्या कर देते हैं हम? चिन्ह चेंज कर देते हैं। प्लस का है तो माइनस का लिखते हैं,
और माइनस का तो किसका लिखते हैं, प्लस का, दोनों तरफ सेम होगा, इसे बोलते हैं परमीकरण। तो सोल्व करिए, h बराबर, ऊपर तो बेटा सेम रहेगा, यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ बेटा अंडर 3 का स्क्वायर और माइनस कितना, 1 का स्क्वायर, सही है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं इसको मिटाता हूँ, यहाँ लगता हूँ 8, ये भाई यहाँ लिख लेना समीकरण 1 से, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। कैसे सॉल्व करो, h बराबर यहाँ कितना है बेटा, 8 अंडर 3 माइनस 1 बट्टे अंडर 3 का स्क्वायर होता 3 और 1 का स्क्वायर होता 1, दोबारा समझिए, अंडर 3 का स्क्वायर 3 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 में से जब 1 घटाऊंगा तो आ जाएगा बेटा 2, और 2 से 8 कितने बार घटेगा, 4 बार, तो ये हो जाएगा 4 अंडर 3 और माइनस कितना 1, ये आ गया मेरे पास किसका मान, h का मान। h क्या है, h था ये, h का तो मान आ गया, क्या मुझे पूछ क्या रहा था, पूछा क्या था, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और भवनों के बीच की दूरी, मतलब भवनों के बीच की दूरी x है, ऊंचाई यहां से लेकर यहां तक निकालनी है, मेरा h से काम नहीं होगा, h में मुझे 8 को जोड़ना पड़ेगा तभी तो बहुमंजिल की ऊंचाई आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे करना क्या है, x का मान निकालना, तो मैं क्या करूं, चलो बेटा इधर कर देता हूं, इधर देख लीजिए, मेरे पास h का मान इतना है, h का मान मैं समीकरण 1 में रखूंगा तो x का मान आ जाएगा, क्या करना है, h का मान समीकरण 1 में, h का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 है क्या, अंडर 3h, बेटा h का मान रख दीजिए बस यहाँ, अंडर 3, h का मान कितना है, h का मान है 4, 4 ब्रैकेट में, जगह भाई कम पर की, ऐसे काम चलाना पड़ेगा थोड़ी देर, 4 गुणा कितना बेटा, अंडर 3 माइनस 1, और ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो गुणा करते हैं, इसकी गुणा इसमें करूंगा तो 4 तो यही है, अंडर 3 का अंडर 3 में करूंगा तो बेटा आ जाएगा 3 माइनस, अंडर 3 की गुणा 1 में करूंगा तो ये होगा 4 अंडर 3, 4 अंडर 3, तो क्या करूंगा इसे, 12 माइनस 4 अंडर 3, कितना होगा, 12 माइनस 4 अंडर 3, ये किसका मान आया, ये आया x का मान, तो मैं कह सकता हूँ x का मान आया इतना, तो ये होगा मेरा क्या, x क्या था, x था बेटा ये, दोनों भवनों के बीच की दूरी जो होगी वो कितनी होगी, 12 माइनस 4 अंडर 3, 12 माइनस 4 अंडर 3, और ये क्या पूछ रहा था, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई निकालने के लिए मैं इसको और इसको जोड़ दूंगा भाई, क्या करना है, इसको और इसको जोड़ना है, h में 8 जोड़ना, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, इसका मेरे पास अब कोई भी काम नहीं है, ठीक है, h में मैं 8 जोड़ दूंगा, इसको भी मिटा दो भाई, क्योंकि h का मान तो हमें अलग दे रखा है, कैसे होगा देखो, भवन की ऊंचाई, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, ये बहुमंजिल भवन की ऊंचाई है, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई क्या है बेटा, ये है BD, क्या है BD, BD में क्या क्या है, BD को मैं कैसे लिखूंगा, BC प्लस CD, BC कितने का बेटा हमारे पास 8 का, और CD है H, और H कितने का है, इसकी गुणा कर दो, 4 अंडर 3 माइनस का 4, ठीक है, तो 4 में से 8 में से 4 घटा दीजिए, कितना आएगा, 4 प्लस 4 अंडर 3, ये किसका मान आया, BD का, मीटर, और यही क्या होगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन लेकिन अच्छा है, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन करना हो तो एक बार वीडियो को पॉज करके तब इसको सॉल्यूशन करना कंप्लीट, ठीक है, बैक करके एक बार तब सॉल्व करना, ठीक है भाई, ये तो हमारा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्लीट करके जाना है, ये आपको मिलेगा एग्जाम्पल में, ये शायद लास्ट वाला कोई एग्जाम्पल है चैप्टर नंबर 9 का, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते बेटा, बना लीजिए जल्दी, क्वेश्चन नंबर 8,
दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है। मतलब ये कह रहा था हमारे पास दो घन है। क्या है? दो घन। और घन तो हमें पता है क्या होता है, जो पासा होता है। पासा मतलब लूडो की जो गोटी होती है उसे हम घन बोलते हैं। मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो, बराबर हो, उसी को तुम घन बोलेंगे। जैसे इस टाइप के हमारे पास दो घन है जिनमें से प्रत्येक का आयतन, मतलब घन का आयतन दिया है पता हमें, यहां लिख दे रहा हूं मैं, घन का आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय को ज्ञात कीजिए। हमसे ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास दो घन है इस टाइप के, इनको आपस में मिलाया जाता है। मतलब एक घन ये है, इसके पास एक और घन है भाई, जैसे मैंने बना दिया, यहाँ पर एक और घन बना दिया। गलत बन गया भाई, गलत बन गया। ठीक है, लग रहा है दो घन। मतलब एक घन ये था और एक घन ये था, दोनों घनों को आपस में उसने क्या कर दिया, मिला दिया, कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक इसी टाइप का ठोस बना दिया गया है। क्या बना दिया, ठोस। अब हमसे पूछ रहा है इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए ये बताइए, ये हमारे पास पहले इसकी हमें भुजा पता होनी चाहिए। हमें केवल केवल क्या दे रखा है, आयतन दे रखा है। तो आयतन से पहले पहले मैं भुजा निकालूंगा, भुजा निकालने के बाद हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। कैसे, ये समझ। तो पहले ये बताओ, घन का आयतन क्या होता है, ए का क्यू फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना। और ए क्या है, घन की भुजा। तो ए का क्यू बराबर होता है बेटा 4 का क्यू। 64 4 का क्यू होता है, क्यू से क्यू कटेगा तो ए का मान कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ए मतलब बेटा घन की भुजा, मतलब घन की जो भुजा है वो 4 सेंटीमीटर है। यहाँ समझिए, यहां से लेकर यहां तक बेटा 4 है। तो फिर ये भी तो बड़ी ना हमारी एक और, ये भी कितनी होगी, 4। क्यों? क्योंकि दो घन थे। जैसे मान लीजिए कोई भी दो चीज है, जैसे ये है, ये जो घन है, मान लिया ये घन है, यहां से लेकर यहां तक 4 सेंटीमीटर है, और ये भी कितने का, 4 सेंटीमीटर। जब मैं दोनों को आपस में मिलाऊंगा तो कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये घनता दोनों को मैंने मिलाया, 8 सेंटीमीटर हो गया। अब एक चीज बताइए, क्या इसकी ऊंचाई बढ़ी कुछ मिलाने पर? ऊंचाई सेम थी पहले, वही रही, ऊंचाई नहीं बढ़ी। केवल और केवल लंबाई बढ़ी। क्या चौड़ाई बढ़ी इसकी, कि चौड़ाई बढ़ गया हो ना, केवल और केवल क्या बढ़ेगी, लंबाई। तो यहां से मैं कह सकता हूं, जो नया, जो क्या बना, एक ठोस बना है, नया जो ठोस बना है, जो ठोस है, और ठोस किसके आकार का होगा बेटा, घनाभ के आकार का होगा। तो जिसमें ठोस होगा वो घनाभ होगा। घनाभ की जो यहां से लेकर यहां तक लंबाई होगी 4 और 4 बेटा कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। और चौड़ाई जितनी है वही रहेगी, चौड़ाई भी 4 रहेगी और ऊंचाई भी कितनी रहेगी, 4 रहेगी। दोबारा समझ लीजिए भाई, ये घन था, घन की एक भुजाई 4 सेंटीमीटर, मतलब ये वाली 4 सेंटीमीटर, तो ये भी कितने की होगी, 4 की, और ये भी कितने की होगी, 4 की। ये सारी की सारी भुजाएं कितने कितने की होंगी, 4 4 की। जब इन दोनों फलकों को हमने मिलाया, मिला तो इसका मतलब ये दोनों मिल गए, तो ये हो जाएगी बेटा हमारी 8 की। कुछ 4 ये था, 4 ये था, 8 हो गया। क्या इसकी ऊंचाई बढ़ी, नहीं बढ़ी। क्या चौड़ाई बढ़ी, नहीं बढ़ी। केवल और केवल क्या बढ़ी, लंबाई। तो लंबाई बढ़ा दी मैंने 8, चौड़ाई 4, ऊंचाई 4। इसका मुझे क्षेत्रफल निकालना, तो हमें पता होना चाहिए घनाभ का क्षेत्रफल। घनाभ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच, और प्लस में क्या बेटा, अच्छा। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ से घनाभ का क्षेत्रफल पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला लगा देते हैं ये वाला, 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी और इंटू में क्या एच। लेकिन ध्यान रखना बेटा, ये जब होता है जब कोई भी घनाभ खोखला हो। खोखला मतलब ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर दोनों आपस में खोखली हो। क्या ये ठोस है या खोखला है, ये तो ठोस है ना, इसने बोला है एक ठोस। क्या बोला है, ठोस। तो ठोस है तो इसका मतलब लंबाई, मतलब ऊपर से और नीचे से ढका हुआ, तो ये वाला फॉर्मूला है। 2 ब्रैकेट में एल मतलब लंबाई, 8 गुणा 4, ये तो सिंपल से कर ही लोगे तुम, 4 गुणा 4। बस इनका सबका मान रखना है, 8 चौक 32,
4 चौक 16, 8 चौक 32, 32 32 होगा 64, 64 और 16 होगा बेटा कितना 80, और 80 गुणा 2 में करूँगा तो कितना आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये था भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 8। जल्दी बनाइए फिर हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। एक डिब्बा में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे। इस डिब्बे में से एक कंचा बिना देखे निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है? मतलब हमसे कह रहा है कि हमारे पास कोई भी एक बॉक्स है, एक डब्बा है, डन, जिसमें कुछ कंचे रखे हुए हैं। कंचे कैसे हैं? लाल हैं, सफेद हैं और हरे हैं। तो मैंने यहाँ 2 4 बना देता हूँ। लाल 1 2 3 4 5 कहीं भी हो सकते हैं, और सफेद हैं, सफेद हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और हरे कंचे हैं, हरे हैं 4 बेटा। तो हरा कहाँ है कलर? चलो 1 2 3 4, पर ध्यान रखना कंचे ऑर्डिनरी होंगे, मतलब इसी टाइप से इसमें पड़े हुए 4 कंचे, मतलब हरे कंचे, सफेद और लाल। इसने बोला है कि इस डिब्बे में से एक कंचा बिना देखे निकाला जाता है। अगर मान लीजिए मैं तुम्हें इसी टाइप का एक कोई भी थैला या बॉक्स दे दूं, उसमें से ये कहूँ कि बिना देखे तुम्हें एक कंचा निकालना है, तो बता कौन सा कंचा आएगा? उम्मीद नहीं कर सकते, कोई सा भी आ सकता है, लाल वाला भी आ सकता है, हरा वाला भी आ सकता है और सफेद वाला भी आ सकता है। लेकिन हमसे उसकी क्या पूछ रहा है? प्रैक्टिस पूछा। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बढ़ते हैं आगे। कैसे? तो यहां लिख ले रहा हूं मैं, क्या लिखना है? डिब्बे में बेटा लाल कंचे कितने हैं? यहां लिखता हूं लाल कंचे, लाल कंचे बेटा 5, और जो सफेद कंचे होंगे वो है बेटा 8, और हरे जो कंचे हैं वो हैं कितने? 4। लेकिन मुझे ये भी देखना है कि कुल कंचे कितने हैं। कुल कंचे के लिए मैं इसको क्या कर दूंगा? जोड़ दूंगा। कुल कंचों, कंचों नहीं कंचे, 78 12 5 17, तो बेटा ये आएगा 17। कुल कंचे 17 हो गए, 17 हो गए। अब हमसे पहला क्या पूछा है? निकाला गया कंचा लाल है। बेटा लाल कंचा, अब ये बताओ इसमें से निकालेंगे तो लाल होना चाहिए, तो लाल कितने में से आएगा? 17 में से आएगा। और 17 में से, सॉरी, लाल कितने में से आएगा? इन 5 में से आएगा, 5 में से आएगा, उसकी उम्मीद है 5 में से कुछ एक आएगा। तो इसका मतलब लाल कंचे हैं कितने हमारे पास? 5, और कुल कितने? 17। तो पहले का जो आंसर होगा वो होगा बेटा 5/17। कैसे? क्योंकि टोटल मेरे पास लाल 5 है और कुल कितने? 17, तो अनुमानित संख्या बटे कुल संख्या। तो यहाँ निकालना है पहला क्वेश्चन। देखो 3 है तो यहाँ तीनों करने पड़ेंगे हमें। लाल कंचा होने की प्रायिकता, लाल कंचा होने की प्रायिकता, प्रायिकता का पहले फॉर्मूला लिखता हूं मैं, अनुमानित संख्या या अनुकूल संख्या, अनुमानित संख्या बट्टे बेटा क्या आएगा हमारा? कुल संख्या। कौन सा निकाल रहे हैं हम? बेटा लाल निकाल रहे हैं। लाल का अनुमान कितने का? कितने हो सकते हैं? 5, और कुल कितने? 17। तो इसका यही होगा हमारा क्या? ये बेटा लाल कंचा होने की प्रायिकता। अब तुमसे पूछो सफेद कंचा होने की प्रायिकता, तो क्या कहोगे? 8/17। हरा कंचा होने की प्रायिकता 4/17, इस टाइप से निकाल सकते हैं। दूसरा क्या पूछ रहा है? सफेद कंचा होने की प्रायिकता, तो यहां लिख रहा हूं बेटा मैं सफेद, डायरेक्ट लिख रहा हूं सफेद कंचा होने की प्रायिकता, ये आप लिख लेना। सफेद कंचे हैं कितने? 8, और बेटा कुल कितने? 17। तो ये होगा इसका आंसर, सिंपल है। तीसरा क्या कह रहा है? हरा, हरा नहीं, मतलब हरा नहीं है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, हरा नहीं है मतलब हरा कंचा ना होने की प्रायिकता। ये अच्छा क्वेश्चन है, हरा कंचा ना होने की प्रायिकता। अब मुझे इसी बताओ, हरे कंचे है कितने? नहीं, हरे कंचे 4 हैं, लेकिन कितने नहीं है? हरा नहीं आना चाहिए भाई, हरा तो 4 है ना, तो 4 को छोड़कर कितने आएंगे? बेटा 4 को छोड़कर टोटल आएंगे 13। कितने आएंगे? 13, और बट्टे कितना आएगा? 17। और यही क्या होगा हमारे इस क्वेश्चन का भाई? अगर हरे की पूछता, हरे कंचे की प्रायिकता, तो 4/17। हरे ना होने की प्रायिकता, इसका मतलब हरा नहीं आना चाहिए, इसके अलावा कोई सा भी आ जाए, या तो लाल आ जाए या सफेद आ जाए। तो लाल और सफेद कोई सा भी आ सकता है। तो लाल थे हमारे पास 5 और सफेद थे 8, 8 और 5 13, और कुल कितने? 17, 13/17।
ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर बेटा 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ये पढ़ लेते हैं। देखिए, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप, मतलब हमसे बोला है एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, तो यहां से मुझे ये बनाना पड़ेगा, इसकी त्रिज्या है बेटा 21 सेंटीमीटर, केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाते हैं, मतलब केंद्र पर कितने अंश का कोण बना रहा है, 60 अंश का। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, बेटा किसका पूछ रहा है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बेटा त्रिज्य खंड का, तो यहां से मैं लिख सकता हूं r बराबर 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या बोली है और कोण दिया, कोण को मैं मानता थीटा। मुझसे पूछ रहा है बेटा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर, ये त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। बटा लगा दीजिए, थीटा कितना है, पाई का मान होता है बेटा 22/7, आर का मान कितना रहता है 21 × 21। अब सॉल्व करते हैं, कैसे, 0 से 0 खत्म, 6 से कटेगा बेटा 6 बार, ठीक है, 7 से इसको काटो, 7 एकम 7 और 7 या 21, 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से ये कटेगा, 2 से कितनी बार 11 बार, तो बचा कितना 11 गुणा और क्या बचा 1 21, तो गुणा कर दिए 11 एकम 11, 11 दूनी 22 23 सेंटीमीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर बेटा लास्ट, और लास्ट क्या था हमारा 10वां, और ये होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो बेटा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और उन दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए जो बच्चे इस बार 10th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए कि जिससे उनका भी कुछ न कुछ भला हो जाए और उनको भी 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद।